नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल सेशन की 13वीं क्लास के बारे में और जानते हैं आज के इस सेशन में हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कौन सा मिल रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कक्षा कक्ष को ब्लैक बोर्ड को डस्टर को चाक को अध्यापक कहा जाए तो अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या उपयोग में लाया जाएगा। आपको यह देखना, जो ये राउंड की है, इस राउंड में से आपको यह देखना है कि इनमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम में आती है। ब्लैक बोर्ड पर क्या कक्षा कक्ष आता है? नहीं। क्या ब्लैक बोर्ड खुद? नहीं। डस्टर? नहीं। चौक? हाँ सही बात है। चाक आपको पता होगा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम में आता है। और चाक को क्या कहा जा रहा है? अध्यापक कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अध्यापक कहा जा रहा है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। हमें पता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाक को यहाँ पे किसने क्या कोड कर दिया? चाक को इसने कोड कर दिया अध्यापक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अध्यापक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रम में चलती हुई मनीषा पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगी यदि वह अभी उत्तर दिशा में है। मनीषा अभी उत्तर दिशा में है और इनमें से कौन से क्रम में चले ताकि वह कौन सी दिशा में पहुंच जाए? पश्चिम दिशा में पहुंच जाए। अब आपको पता होगा मनीषा अभी कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। उत्तर दिशा की ओर, और उत्तर दिशा की ओर इसके बाद में इनके अकॉर्डिंग क्रम में चलाना है आपको, है ना। ऑप्शन ए में जैसे पहले बाएं घुमाओ, फिर बाएं घुमाओ, फिर दाएं, फिर दाएं, फिर दाएं, और लास्ट में जाकर देखना है कि वो कौन सी दिशा में जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे, आइए जानते हैं। एक बायां से एक दायां काट देंगे, एक बायां से एक दायां काट देंगे, बचा क्या? दायां। हमें पता है दायां का कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कौन सी दिशा होता है? क्लॉकवाइज होता है। अभी मनीषा कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा की ओर है, और वो जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी तो पश्चिम नहीं, वो पूरब की ओर पहुंचेगी। इसलिए ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये आंसर तुम्हारा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। एक बायां एक दायां काट दो, एक बायां एक दायां काट दो, और वो दायां बच गए। दायां का तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज पहले ही घूम के आए थे, गलत हो जाएगा क्योंकि पूरब दिशा में पहुंच जाएगी। आगे देखते हैं। एक दायां से एक बायां कट गया, एक बायां से एक दायां बच गया अब की बार बायां। और बताओ बायां का मतलब क्या होता है? बायां का होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप उत्तर दिशा से घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज का ऐसा था, घड़ी की विपरीत दिशा। कितना डिग्री घूमना? 90 डिग्री। तो वास्तव में सही बात है कि वो मनीषा कौन सी दिशा में पहुंच जाएगी? पश्चिम दिशा की ओर पहुंच जाएगी। किस क्रम में चलेगी? तो जब ऑप्शन सी में जो दिए गए शब्द है उसके अनुसार चलेगी, तो ध्यान रखना पश्चिम दिशा की ओर पहुंच जाएगी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा? मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चन का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। आइए जानते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते विनोद ने कहा, बताओ कहा किसने? विनोद ने कहा। विनोद ने कहा, आप यहां विनोद बना देंगे, चलो ठीक है। विनोद ने कहा कि वह मेरी पत्नी, वह कौन? फोटो वाली लड़की है ना, फोटो की ओर, जिस फोटो की ओर इशारा किया जा रहा है, मेरी पत्नी। तो आप इसकी पत्नी बना दीजिएगा। पत्नी ऐसे नहीं, राउंड करना पड़ेगा, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। पत्नी की माता, पत्नी की क्या है? माता। पत्नी की माता बना दीजिएगा इधर, ये माता हो गई पत्नी की, ठीक है। माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री मतलब वापस यही हो जाएगी। एकमात्र पुत्री की पुत्री है तो इसकी पुत्री यहां पे आ जाएगी, और ये पुत्री है तो यहां पर लिख देंगे। और ये पुत्री कौन है? तो ध्यान रखना, ये वही है जो फोटो की ओर, है ना, विनोद संकेत कर रहा है, ये वही फोटो है ना, ये ध्यान रखना। अब फोटो वाली लड़की हो गई यहाँ पे, यहाँ विनोद हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध होगा? मतलब ये फोटो वाली लड़की इस विनोद को क्या कहेगी, ये आपको देखना है। तो फोटो वाली लड़की यहाँ पर है, विनोद यहाँ पे है, ये इसको कहेगी माताजी, और माताजी के ये क्या है बताओ? विनोद पति देव है, और माता के पति क्या कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, यदि सुपरफ्लूस शब्द के पहले, चौथे और सातवें और कहा जा रहा है 11वें अक्षर
से कोई शब्द बनना संभव है तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखिए। पहले तो आप उससे कोई शब्द बनाओ। 4 अक्षर के बारे में कही जा रही है बात कि पहला अक्षर, चौथा अक्षर, 7वें अक्षर और 11वें अक्षर से कोई शब्द बन जाएगा। पहले शब्द बनाओ और शब्द बनाने के बाद में बताओ कि उसका पहला अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो हम देखते हैं पहला अक्षर कौन सा है। पहला अक्षर है एस, तो ये एस को ले लिया हमने। दूसरा अक्षर है हमारा, है ना, यहाँ कहा जा रहा है चौथा अक्षर। चौथा अक्षर देखो यहाँ पे कौन है, ई है, तो यहाँ हम ई को ले लेंगे। इसके बाद में कहा जा रहा है सातवां। सातवां देखो 4 ये हो गए, 3 ये, 7 पे आ रहा है यहाँ पे एल, ये एल ले लिया। और कह रहा है 11वां अक्षर। 11वां अक्षर 5 3 8 3 11, लास्ट में आ रहा है एस, ये एस आ गया। अब आपको कहा जा रहा है कि इन अक्षरों से, है ना, मतलब पहला, चौथा, 7वां और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनना संभव है। ये चारों अक्षर को अपन ने अलग से निकाल लिया, अब इससे कोई शब्द बन रहा है। क्या मतलब ये कोई शब्द होगा? सेल्स नहीं, ये कोई शब्द नहीं है, तो इससे एक शब्द बन जाएगा। वो शब्द कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, इससे एक शब्द बन रहा है, इससे हम एक शब्द बना देंगे और वो शब्द बन जाएगा LESS, लेस। और लेस का मतलब हम जानते हैं, लेस का अर्थ क्या होता है? तो लेस का अर्थ होता है कम। बोलो क्या होता है? कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वास्तव में यहाँ एक शब्द बन गया और शब्द बना था लेस, और लेस का अर्थ क्या होता है? कम। ये हम कम यहाँ पे लिख देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा रहा, तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा? उस शब्द का लेस शब्द बना और लेस का पहला अक्षर कौन सा? एल, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया जा रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 4:15 का समय दर्शा रहा है, घड़ी में सही समय क्या होगा? एक घड़ी है, उस घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो 4:15 का समय दर्शा रहा है ना, दर्पण प्रतिबिंब। तो घड़ी में सही समय क्या होगा, मतलब वास्तविक समय क्या होगा, ये आपसे बताना, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना देखते हैं एक बार, है घड़ी बनाकर देखते हैं। घड़ी बनाकर देखते हैं। ये घड़ी बना दी और इस घड़ी के अंतर्गत हम बढ़ा देते हैं, 2.5 अंक लिख देते हैं, है ना। यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ लिख दिया हमने 6, इधर लिख दिया 3 और इधर लिख दिया 9। इधर 1 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे, इधर 4 लिख देंगे, इधर 5 लिख देंगे, इधर 7, इधर 8, इधर 10 और इधर 11 लिख देंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? घड़ी में 4:15 का समय, है ना, जो समय दर्शा रहा है दर्पण में, तो बताइए सही समय क्या होगा? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी वस्तु, आकृति, अंक, अक्षर, शब्द तथा घड़ी, इन सभी को यदि आप किसी दर्पण में देखते हो तो दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है, लेकिन ऊपर और नीचे के भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी को हम दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब हमारे को यहाँ समय दिया जा रहा है 4:15 को, 4:15 दिया जा रहा है। तो बताइए 15 मिनट की सुई कहां पे हो जाएगी? 3 पे हो जाएगी। 4:15 हो रही है तो घंटे की सुई कहां रहेगी? 4 और 5 के बीच में रहेगी। चलो ठीक है, ये हमारा समय था कि इसको जब दर्पण में देख रहे थे तब ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो बताओ उसका सही समय क्या होगा? तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि घड़ी का वास्तविक समय, घड़ी का वास्तविक समय जो रियल टाइम होता है, वास्तविक समय और वास्तविक समय के साथ साथ दर्पण प्रतिबिंब, वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब दोनों का जो योग होता है वो क्या होता है, वो हमें पता करने रहना है ना। दर्पण प्रतिबिंब, ध्यान रखना, इन दोनों का जो योग होता है ना, इन दोनों का योग होता है वो होता है हमेशा 12। कितना होता है? 12, या फिर हो सकता है 24। ये आपको ध्यान रखना, 12 या 24 होता। तो घड़ी के किसी भी वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब का योग या तो 12 होगा या 24 होगा। इसलिए जो भी समय हमारे को दिया जाता है उस समय को हमें इस 12 में से या 24 में से घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको यह देखना कि समय आपको किस फॉर्म में दिया जा रहा है। समय आपको दिया जा रहा है 4:15 का समय दिया जा रहा है। अच्छा, 4:15 का समय दिया जा रहा है, तो आप बताइए जो 4:15 का समय है ये किस फॉर्म में है? तो मैं कहूंगा यहाँ हमें समय में घंटे भी मिल रहे हैं, यहाँ हमें मिनट भी मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? घटाना तो 12 से ही है, लेकिन 12 को हम भी घंटे और मिनट में बदल लेंगे, और घंटे और मिनट में 12 को बदलेंगे तो 12 को घंटे मिनट में बदलने के लिए हम क्या लिख देंगे?
11:60 लिख देंगे। तो यहाँ घंटे और मिनट, इधर भी घंटे और मिनट। अब आप इस 4:15 को इसमें से माइनस कर दो, आपका वास्तविक समय निकल के आ जाएगा। जैसे ही हम इसको 4:15 इसमें से माइनस करेंगे तो 60 में से 15 गए 45 आ जाएगा, और 11 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 7:45 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब का समय है और ये इसका वास्तविक समय है, और वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब दोनों का जो योग होता है वो या तो होता है 11:60 या होता है 23:60, या आप कह दो 12 या कह दो 24, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब बताओ ऑप्शन कौन से में 7:45, किस ऑप्शन में 7:45 मिल रहा है? तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है? अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, है ना? ये ध्यान रखना। एक है आमदनी, इनकम बोले तो, एक है मर्यादा, दूसरे नंबर पे शिक्षा, एक है शिक्षा, एक है खुशहाली और एक है नौकरी। इन चारों पांचों चीजों में आपको देखना है कि सबसे पहले क्या होता है। तो हमें पता है कि इन सारी पांचों चीजों में सबसे पहले होती है पढ़ाई। पढ़ाई होगी तो हमारी क्या लगेगी, नौकरी लगेगी। नौकरी लगेगी तो हमारे पास में क्या आएगी, आमदनी आएगी, और आमदनी आएगी तो आपको बताओ हमारा हम कैसे रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, और मर्यादा में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसको जमा दिया, अब जमाने का क्रम कैसे सही रहेगा? सबसे पहले नंबर पे आया ये शिक्षा, शिक्षा के नंबर कितने हैं, 3 है। दूसरे नंबर पे शिक्षा के बाद में आई नौकरी, नौकरी के नंबर कितने हैं, 5 है। नौकरी के बाद में आई आमदनी, तो आमदनी के नंबर कितने हैं, 3, और आमदनी के बाद में आपको पता होगा हम लिखेंगे मर्यादा, मर्यादा के नंबर कितने हैं, 4, और फिर हो जाएगी खुशहाली, खुशहाली के नंबर कितने हैं, सॉरी खुशहाली के नंबर है, मर्यादा के नंबर 2 और खुशहाली के नंबर हो जाएंगे 4। ये आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 351 चॉइस। देखते हैं 351 चॉइस नहीं है, नहीं है, 315 चॉइस यहाँ पे दिया जा रहा है, 315 चॉइस भी नहीं होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 351 चॉइस, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में दिया जा रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो इस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? आप ध्यान रखना, कोई भी वर्ष हो, किसी भी वर्ष का प्रथम दिन होता है 1 जनवरी। क्या होता है? 1 जनवरी। और अंतिम दिन पूछा जा रहा है तो अंतिम दिन ध्यान रखना कौन सा होता है? 31 दिसंबर। अब चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे अधिवर्ष हो, किसी भी वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी होता है, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है किसी साधारण वर्ष का, ये जो वर्ष है साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन क्या है? शुक्रवार है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट आता है, और कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि साधारण वर्ष का, प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद ही रखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे जब 1 जनवरी को शुक्रवार है और वर्ष भी कैसा है? साधारण। शर्त यह साधारण वर्ष होना चाहिए, और साधारण वर्ष कहता है, साधारण वर्ष है तो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होगा, ये फिक्स है। तो हम देखते हैं 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? आपको दिया जा रहा वर्ष कैसा है? साधारण। तो आप सेम बात कर दो कि साधारण वर्ष का एक सिस्टम होता है, साधारण वर्ष का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस दिन से शुरू होता है उस दिन पे वो खत्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ अधिवर्ष होता तो फिर यहाँ पे ये जो अंतिम दिन और प्रथम दिन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें 1 दिन का डिफरेंस आ जाता, क्योंकि बीच में 29 फरवरी आती है। ये आपको ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, CUZAHYCCMNJO, है ना? तो जिस प्रकार आपने CUZA को ऐसा लिखा तो MNJO को क्या लिखा जाएगा? आप नंबरिंग कर दो, आपका आंसर बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। नंबरिंग कर दो। तो C के नंबर 3, U के 21, Z के 26, इसके 1, इधर डाला तो 8, इधर 25, इधर 3 और इधर 3, इधर देखा, इधर नंबर होते हैं 13, इधर 14, इधर 10 और इधर 15 होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। तो देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, बताओ 3 में कितना प्लस कर दिया? 5 प्लस कर दिया। यहाँ 21 है, यहाँ 25 है, बोलो 21 में कितना प्लस कर दिया? 4 प्लस कर दिया, ये लिख दिया। फिर कह रहा है यहाँ 26 है, यहाँ 3 है, हाँ तो 26 में डायरेक्ट कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया, इसलिए सी आ गया। और फिर कह रहा है यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 में कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। ये आपको ध्यान रखना। तो एक जगह 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसा जोड़ा जा रहा है। अब बताओ, सबसे पहले आपको 5 जोड़ना है। बताओ 13 में 5 जोड़ोगे 18, 18 पे क्या आता है? R आता है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ 14 में अब की बार कितना जोड़ोगे? तो 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 पे वापस क्या आता है? R आता है।
फिर देखो 10 में अब लास्ट में 4 जोड़ा था, अब की बार 3 जोड़ेंगे और बोलो 10 में 3 जोड़ते हैं 13, 13 पे क्या आता है एम आता है, ये आपको ध्यान रखना। और फिर कहा जा रहा है 15 और अब की बार कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 17, 17 पे क्या आता है क्यू आता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डबल आर एम क्यू। डबल आर एम क्यू हमें ऑप्शन बी में दिया जा रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इन व्यक्तियों में दो व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है, इन दोनों में से एक बुद्धिमान है और एक जो है मूर्ख है। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाएं ओर बैठा है, एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है। लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पर है, ये आपको बताना है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ में डायग्राम बनाना है और डायग्राम जैसे जैसे कहे एक एक लाइन के हिसाब से में चलना है। तो देखते हैं 5 व्यक्ति उत्तर की ओर, 5 व्यक्ति कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। तो पहले एक कतार बना दीजिएगा, एक कतार बनाएंगे, उस कतार के अंतर्गत 5 व्यक्तियों को उत्तर दिशा की ओर बिठाएंगे, ये ध्यान रखें। 5 व्यक्ति बिठाना है, ये 5 व्यक्ति अपन बिठा देते हैं ऐसे, ये बिठा दिए 4 और ये 5 व्यक्ति हो गए, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठा दिया। अब क्या कह रहा है, इन व्यक्तियों में 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर है, बिल्कुल छोर पर मतलब या तो इधर या इधर, बोले दोनों किनारों पर जो है, ये कहा जा रहा है इन दो में से एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। ये फिक्स कर दिया कि इन दोनों किनारों में या तो बुद्धिमान आएगा या मूर्ख आएगा, लेकिन कौन किधर आएगा ये हमें पता नहीं। आगे पढ़ो, हो सकता कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे कहा जा रहा है एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। न तो अभी कमजोर का पता है न मोटा का पता है, इसलिए अपन यहाँ कंटिन्यू नहीं करेंगे। आगे कहा जा रहा है एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। यहां जरूर कॉन्सेप्ट हमें मिल सकता है ना। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा, हमें पता है अगर मूर्ख व्यक्ति यहां बैठेगा, ये तो फिक्स है कि मूर्ख व्यक्ति या तो यहां या यहां है। अब मूर्ख व्यक्ति यहां बैठेगा तो अब इसके बाएं लंबा व्यक्ति को बिठा रहा, जो कि आ ही नहीं सकता। मतलब ये स्थिति क्लियर हो गई कि मूर्ख व्यक्ति यहां पे बैठेगा। अपने आप एक लाइन से 3 व्यक्ति को बिठा दोगे आप, है ना। हम कहेंगे मूर्ख व्यक्ति इधर बैठेगा। अब मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है, लंबा व्यक्ति बैठा है, तो आप यहाँ पे लंबा व्यक्ति को बिठा दीजिएगा, ठीक है। अब बताओ एक कॉर्नर पे एक किनारे पर जब मूर्ख आ गया तो दूसरे किनारे पे कौन आएगा, बुद्धिमान आएगा। तो ये 5 में से 3 व्यक्ति हमने एक लाइन में बिठा दिया, ध्यान रखना। अब आगे एक लाइन छोड़ी थी आपने, एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। अब देखो 2 ही व्यक्ति आपके पास है बचे, और यहाँ कह रहा है कि मोटा व्यक्ति कमजोर के दाईं ओर बैठा है, तो कमजोर को आपको यहाँ बिठाना ही पड़ेगा ताकि इसके दाईं ओर कौन आ जाए, मोटा आ जाए। ये आपको जानना है, ये पूरा मामला बैठेगा। अभी तो और लाइन बची है अपने पास में, देखो क्या कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में। हाँ देखो कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे व्यक्ति के बीच में, और प्रूफ हो गया, बिल्कुल सही है। अब आगे क्या, लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस तरह, इधर से आओगे तो लंबा व्यक्ति कौन सा नंबर पे मिलेगा, इधर से आओगे तो लंबा व्यक्ति मिलेगा दूसरे नंबर पे, जो कि हमें ऑप्शन में दिया जा रहा है बी में, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा, एक विशिष्ट कोड भाषा में सन इज हॉट को FILATMUK लिखा जाता है, मिल्क इज शोर को MUKTIMU लिखा जाता है। तो और कह रहा मिल्क मैक्स श्योर को TIMUFA लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में इज का कोड क्या होगा, आपको पहले लिख लेना कि किसको क्या क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं, यहां हम लिखेंगे सन इज हॉट का कोड क्या किया जा रहा है वो लिखेंगे अपन, है ना। सन इज हॉट का कोड क्या किया जा रहा है, ठीक है। एक तरफ दूसरे नंबर पे अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है अगली जो लाइन दी जा रही है दूसरी लाइन वो दी जा रही है मिल्क, है ना। और मिल्क के बाद में लिखा जा रहा है इज, और आगे लिखा जा रहा है वही SOUR, ठीक है। सो अब इसके बाद में कहा जा रहा है एक और लाइन दी जा रही है, एक और लाइन दी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है मिल्क, है ना। आगे कहा जा रहा है मैक्स, और आगे कहा जा रहा है सो, ये लिख दिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इनके कोड जो है ना वो कोड क्या क्या है, तो देखते हैं, कोड को भी लिख लेते हैं। सन इज हॉट का जो कोड है वो है FI, आगे कहा जा रहा है LAT, और आगे कहा जा रहा है MUK, ठीक है। आगे कहा जा रहा है मिल्क इज श्योर का, है ना, तो मिल्क इज श्योर का कोड है MUK, इधर लिख देते हैं MUK, ठीक है। फिर कहा जा रहा है TI, ये TI लिख दिया, और फिर कहा जा रहा है MU, तो MU लिख दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है मिल्क मैक्स और शोर, है ना, तो इसको क्या कोड किया जा रहा है, तो इसको कोड किया जा रहा है TI के रूप में,
इधर लिखा जा रहा है एम यू के रूप में और इधर लिखा जा रहा है एफ ए के रूप में, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट एक बात पूछी जा रही है, तो बताओ इनको इस प्रकार कोड क्या था, मतलब हर एक शब्द का एक अलग कोड दिया जा रहा है, इधर 3 शब्द है, इधर भी 3 शब्द है, हर एक शब्द का एक कोड है, कौन सा किसका ये हमें पता नहीं है। अब हमसे पूछा है बताओ इज का कोड क्या होगा, इज के कोड का आंसर कैसे निकालेंगे, तो आप पहले देखो इज कहां कहां दिखाई दे रहा है, इज हमें पहली लाइन में दिखाई दे रहा है, इज दूसरी लाइन में दिखाई दे रहा है, तीसरी में है क्या, नहीं। अब आप ये मान के चलो जब इज पहली और दूसरी लाइन में आ रहा है तो इसका कोड भी केवल पहली और दूसरी लाइन में आएगा। तो आपको एक ऐसा शब्द देखना जो पहली और दूसरी लाइन में आ रहा है। हमने देखा एफ आई इसमें है क्या, नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। LAT इसमें है क्या, नहीं है। अच्छा MU के, हाँ देखो MU के यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए, हाँ है भी नहीं है, तो फिक्स बात है इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MU के हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, है ना, विषम संख्या है ना, अक्सर शब्द नहीं है, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें एक संख्या दी जा रही है, एक दी जा रही है 17, एक 19, एक 13 और एक 21, इन चारों में से विषम बताना। अब आप कहेंगे सर विषम तो चारों ही है, वैसे विषम नहीं, आपको बताना बेमेल, असंगत, पृथक कौन सी है, चारों में से अलग संख्या कौन सी है। 17, 19, 13 और 21 में हम देखते हैं 17 एक कैसी संख्या है, तो 17 देखो एक अभाज्य संख्या है, कैसी है, अभाज्य संख्या है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि ये 19, हाँ ये भी अभाज्य संख्या साहब, 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 13, तो 13 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं 21 कैसी संख्या है, तो 21 को देखा, 21 भाज्य संख्या है साहब, है ना। भाज्य क्यों है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है, 7 का जाता है, 1 का जाता है, खुद 21 का जाता है ना, तो मतलब इसमें भाग तो जा रहा है और भाग जा रहा, तो ये भाज्य है, भाज्य तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब अपने आप क्लियर हो गया, ये ऊपर की तीनों संख्या ऐसी है जो अभाज्य की कैटेगरी में आती है, और ये संख्या ऐसी है जो अभाज्य नहीं है। क्या है, नहीं बताना, हम कहेंगे अभाज्य तो नहीं है, और नहीं है तो इसको अलग के रूप में हमें चुनना पड़ेगा। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें एक श्रृंखला दी जा रही है, और श्रृंखला किस प्रकार दी गई है, पूरी श्रृंखला दी जा रही है, बस एक खाली स्थान रखा गया, इस खाली स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना। अब ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ना, देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकालना है आपको ऐसा निकालना है, ठीक है। 3-3 के पेयर बनाने, 3-3 के क्या बनाने, पेयर बनाने, और 3-3 के पेयर ही हमें आंसर देखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब 3-3 के पेयर किस रूप में बनाए वो चीज देख लेते हैं। देखो एक के नंबर कितना होता है 1, बी का कितना होता है 2, सी के कितने होते हैं 3, तीनों को जोड़ो 3 2 5 कितना हो गया 6, ठीक है। सी के नंबर 3, सी के नंबर 3, बी के नंबर 2, तीनों को जोड़ो 3 3 6 2 कितना हो गया 8। फिर देखा यहाँ बी के नंबर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 3 6, ठीक। आगे देखा यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, 4 4 कितना हो गए 8 हो गए, तो मतलब सीक्वेंस तो बन रही है 6 8 6 8। आगे भी देखेंगे सर, देखो सी के नंबर कितने होते हैं 3, इसके 2, इसके 1, 3 2 5 रे कितना हो गए 6। इधर देखो यहाँ देखा तो 1 यहाँ 3, अब मैं यहाँ कितना लिखूं तो देखो 6 8 6 8 6, तो ये भी 8 आएगा। 8 में से 1 और 3 तो पहले मेरे पास में आ रहा है, तो अब मैं यहाँ कौन सा अक्षर बिठाऊं ताकि इसका योग 8 हो जाए, तो यहाँ हमें बिठाना पड़ेगा, किसको बिठाना पड़ेगा, डी को बिठाना पड़ेगा। और डी के नंबर कितने थे 4, तो 4 3 7 1 8 आगे, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो यहाँ देखा 2 1 3, 3 2 5 1 6 हो गया, इधर 3 2 3, 3 2 5 3 8 हो गया, इधर 4 1 1 6 हो गया, इधर 3 4 1, 3 4 7 1 8 हो गया, बिल्कुल सटीक बैठ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कथन, और कथन क्या कहा जा रहा है, रेल पुलों की स्थिति के निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धतियां प्रभावी नहीं है, इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। कथन दिया जा रहा है कि रेल पुलों की स्थिति के निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धतियां प्रभावी नहीं है, इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। जो पुरानी जांच पद्धति है ये अब जो है प्रभावी नहीं है ना, इसकी वजह से क्या हो रही है, दुर्घटना हो रही है ना, दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अब इसके लिए हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं, पहला कहा जा रहा है जीर्ण शीर्ण और जिन पुलों को पिछले 10 साल से मरम्मत नहीं हुई है उन्हें तत्काल रूप से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये बात तो कैसे सही होगी कि जीर्ण शीर्ण या जिन पुलों की पिछले 10 साल से मरम्मत नहीं हुई, और जिनकी मरम्मत नहीं उन्हें क्या कर दिया जाए, तत्काल नष्ट कर दिया जाए। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि मरम्मत नहीं हुई है तो वो कोई पुल गिर ही जाएगा,
मरम्मत से भी काम किया जा सकता है, और 10 साल में पुल को नष्ट कर दिया जाए, ये बात तो बिल्कुल भी सटीक नहीं है। ये बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरी कार्यवाही क्या है, पुलों की स्थिति की जांच और उनकी मरम्मत के लिए तुरंत कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक पुल निरीक्षण उपकरण सहित आवश्यक प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही हो सकती है जिस प्रकार का हमें कथन दिया गया। हमें कथन में यही कहा गया कि पुरानी जांच पद्धतियां चल रही है वो लागू नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हमें आधुनिक पुल निरीक्षण की टीम को यहाँ पे नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि हमें आधुनिक तरीके से इन चीजों की कुछ पद्धतियां हमें बता दे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कार्यवाही 2 इसकी निकलती है, पहली कार्यवाही तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम कहेंगे केवल कार्यवाही 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, उत्तराभिमुख बच्चों की पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो कि दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं को चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे। आपसे कहा उत्तराभिमुख, बोले तो उत्तर की ओर मुख करे हुए बच्चों की पंक्ति में रितेश, ये रितेश जो है ये बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तो मैं कहूंगा 12वें स्थान पर लिखा हुआ, तो ये लिख दिया 12वां स्थान। फिर क्या कह रहा है, सुधीर जो कि दाएं छोर से 22वां, चलो ठीक है, सुधीर को इधर से लाएंगे, और सुधीर कौन से स्थान पर है, ध्यान रखना 22वें स्थान पे, किधर से आएगा तब, दाईं ओर से आएगा तब, ठीक है। आगे क्या कहा, कोमा लगा के कहा रितेश से दाएं चौथा, मतलब इस सुधीर की 2 कंडीशन दी जा रही है। सुधीर दाएं से 22वें नंबर पे तो है जो है, इसके अलावा रितेश के दाएं चौथा है। अब तो रितेश का दाया इधर होगा, अब रितेश का बाई तरफ से स्थिति पता है, कौन सी है, 12वीं। इसका मतलब हो गया कि यहां से अपन चलेंगे तो 12 में आप 4 और जोड़ दो, और 16वें स्थान पे कौन आ जाएगा, सुधीर आ जाएगा। इसका मतलब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान बताना चाह रहा कि आप कुल निकाल सको, और हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता है रैंकिंग के अंतर्गत जब एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ के स्थान पता है हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, व्यक्ति है एक सुधीर, ये दाईं ओर से आ रहा 22वें पे, बाईं ओर से आ रहा 16 पे, दोनों के स्थान जोड़ दो, बोलो 22 और 16 कितने होते हैं, 38। लेकिन हम जानते हैं कि टोटल से एक ज्यादा आता है, और टोटल से एक ज्यादा आता है, एक माइनस कर देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। बोलो हमें ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, कौन सा में सी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो साथियों आज के सेशन का हम यही समापन करते हैं, और कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।